ईडीसी का एक टॉपिक होता है। मैंने पिछला टॉपिक आपको करवाया था जेएफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब आज का हमारा टॉपिक है मॉसफेटी। मॉसफेटी की ये हमारी ये फुल फॉर्म है। दिस इज मॉसफेटी। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये तीन मटेरियल से मिलकर बनता है। मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है, इसलिए इसको मॉसफेटी कहते हैं। ठीक है। अभी जो हमने पहले बीजेटी पढ़ा था, बीजेटी की फुल फॉर्म होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, जेएफईटी, जेएफईटी। और एक ये वाले होते हैं जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, मॉसफेटी। ठीक है। तो ये एफईटी, दोनों को एफईटी कहा जाता है। जेएफईटी एंड मॉसफेटी दोनों होते हैं एफईटी हैं। तो इसके ये वाइवा में पूछते हैं कई बार कि बीजेटी के साथ इसका क्या कंपैरिजन है। ठीक है। तो ये जैसे पहला पॉइंट है, एफईटी जितने भी हैं, चाहे मॉसफेटी चाहे जेएफईटी, इज एसेंशियली ए यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस मतलब इसमें जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो एक ही तरह के चार्ज कैरियर होंगे। इधर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा चैनल में करंट, या होल्स की वजह से करेगा, एक ही तरह के चार्ज कैरियर्स होंगे। लेकिन जो जो बीजेटी होता है वो बाइपोलर होता है। जैसे कि उसका नाम है बीजेटी, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें कि जो कैरियर्स होते हैं वो बाइपोलर, यानी दो तरह के कैरियर्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों मूव करते हैं। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ये, कि जो एफईटी होते हैं वो यूनिपोलर डिवाइस है, जबकि जो बीजेटी है वो आपकी बाइपोलर डिवाइस है। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है आपका जो कि आपसे पूछ सकते हैं, ये वाला। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो एफईटी होता है उसकी एक और एडवांटेज होती है कि उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, मेगा ओम्स में होता है। अब आप पूछोगे इनपुट इम्पीडेंस का क्या मतलब है। देखो, इनपुट इम्पीडेंस का मतलब होता है रुकावट। इम्पीडेंस मतलब रुकावट। इनपुट इम्पीडेंस यानी इनपुट की जो रुकावट है। देखो, अगर मैं किसी एफईटी मतलब किसी भी एम्पलीफायर की रुकावट बढ़ा दूंगा, अगर रुकावट ज्यादा होगी तो करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। ये सीधी सी बात है। रुकावट ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है। रुकावट ज्यादा होने से करंट कम फ्लो करता है। तो ये एक एडवांटेज होती है कि आप कोई ऐसा एम्पलीफायर बनाओ जिसमें आपको कम करंट देना पड़े, इनपुट में कम करंट देना पड़े और आउटपुट में आपको ज्यादा करंट मिल जाए। तो ये आपका इसका फायदा होता है एफईटी का, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई है, रुकावट ज्यादा है इसकी, तो करंट कम जाएगा। इनपुट में करंट हम कम देंगे और आउटपुट में फिर हमें ज्यादा मिलेगा। तीसरी एडवांटेज एफईटी इज मोर टेम्परेचर स्टेबल कंपेयर टू बीजेटी। भाई हमने एक ये प्रॉब्लम पढ़ी थी बीजेटी के अंदर, एक ये प्रॉब्लम होती है कि बीजेटी आपका टेम्परेचर के ऊपर हाईली डिपेंड करता है। एक प्रॉब्लम होती है बीजेटी में जिसको हम थर्मल रनअवे कहते हैं, कि अगर हम टेम्परेचर को जरा सा भी चेंज करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उससे उसके कलेक्टर करंट चेंज होता है। यानी कि जो क्यू पॉइंट आपने फिक्स किया था उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के ऊपर, वो क्यू पॉइंट ड्रिफ्ट कर जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाता है। तो उस चीज को थर्मल रनअवे कहते हैं। वो प्रॉब्लम होती है बीजेटी में जो कि एफईटी में नहीं होती है। ये पॉइंट्स आप याद रखना। एफईटी इज सिंपल टू फैब्रिकेट। एफईटी को बनाना इजी है। ठीक है। लेस नॉइस होती है, इसमें नॉइस नहीं आती जब हम सिग्नल एम्पलीफाई करते हैं। एफईटी इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये बहुत पूछते हैं कि भाई जो एफईटी है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड है जबकि बीजेटी करंट कंट्रोल्ड है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन वाई वन। अब इसका रीजन क्या होता है? देखो, जो आपका मतलब मैं ये एक फैक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई रीजन है। इसमें ये एक फैक्ट है कि जो एफईटी है आपका, वो उसमें इनपुट में वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसके गेट के ऊपर,
और जितनी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे आउटपुट में हमें उतना करंट मिलेगा। यानी कि वोल्टेज हम दे रहे हैं इनपुट में और आउटपुट में करंट ले रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। यानी कि आउटपुट है करंट और इनपुट है वोल्टेज, यानी कि करंट अपॉन वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस। यानी कि जो जेएफईटी यूएफबी मोसएफईटी होते हैं, जितने भी एफईटी होते हैं, इनका ट्रांस कंडक्टेंस देखा जाता है। ट्रांस कंडक्टेंस याद रखना, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इसलिए बोलते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल्ड है, इनपुट वोल्टेज दूंगा तो आउटपुट में करंट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो बीजेटी होता है वो करंट कंट्रोल्ड होता है। उसका क्या मतलब है कि इनपुट में हम करंट देंगे, ठीक है ना, बेस करंट, और आउटपुट में हमें कलेक्टर करंट मिलेगा। करंट कंट्रोल्ड का सीधा सीधा मतलब है कि करंट दोगे तो करंट मिल जाएगा। तो उसमें बीटा पढ़ाया जाता है आपको कि बीजेटी में बीटा होता है आईसी अपॉन आईबी। तो यानी कि आउटपुट में भी करंट मिल रहा है और इनपुट में भी करंट दे रहे हैं, तो दैट इज वाई वो करंट कंट्रोल्ड है, ठीक है। और इसके बाद इट हैज जीरो ऑफसेट वोल्टेज एट जीरो ड्रेन करंट। ये पॉइंट इतना खास नहीं है, बस इसके ऊपर के सारे पॉइंट खास है। बस ये चाहे तो आप याद रख लो कि जीरो ऑफसेट वोल्टेज छोड़ ही दो आप इस पॉइंट, इसके ऊपर के मतलब सिर्फ ये 6 पॉइंट तक आपने करना है। ये वाला इनका कंपैरिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं मॉसफेट के ऊपर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। मॉसफेट की पहले देखो कंस्ट्रक्शन समझ लो आप। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा मॉसफेट जेफेट, पहले आपको उसका डायग्राम बना के उसके जो कंस्ट्रक्शन है वो समझानी है कि ये बना कैसे, ठीक है। अब जैसे मॉसफेट कैसे बनता है, पहले हम ये देखते हैं कि मॉसफेट बनता कैसे, बनाते कैसे मॉसफेट। अपने वे में आप लिख सकते हो। देखो मैंने ये बुक का स्क्रीनशॉट भेजा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बुक में से रट लो इसे, मतलब मैं ये आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप अपने वे में लिखो उसे, ठीक है ना। जब आपको चीज समझ आ जाती है तो अपने वे में ही लिखना चाहिए। सबसे पहले देखो आपको क्या चाहिए, ये जो बे नीचे का ये वाला जो आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये हमारा पी टाइप सिलिकन, मतलब पी टाइप मटेरियल होता है ये, मतलब पी टाइप सिलिकन कह लो इसे, या फिर इसे सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, या फिर इसे बॉडी भी कह सकते हैं। और ये पी टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बेस लेंगे सिलिकॉन का, जो कि पी टाइप सिलिकॉन होगा, और उसे हम क्या कहेंगे कि भाई वो सबस्ट्रेट है या फिर बॉडी है। फिर उस पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर आप ये दो जगह एन टाइप मटेरियल की डोपिंग करोगे, ये दो जगह। ये एन एन के ऊपर प्लस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एन के ऊपर प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि डोपिंग बहुत ज्यादा अमाउंट में करनी है आपने। एन प्लस मतलब हाई हाई अमाउंट ऑफ डोपिंग करनी है आपने यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एन प्लस लिखा हुआ है। और इसके बाद ये जो बीच में ये रीजन होता है ना, ये खाली छोड़ा जाता है। दोनों एन प्लस रीजन के बीच में ये खाली स्पेस छोड़ा जाता है, इसे चैनल बोलते हैं। और जहाँ ये चैनल होता है ठीक इसके ऊपर ये जो आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जो आपको ये जो शेडेड लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये ऑक्साइड लेयर होती है। ये ऑक्साइड लेयर होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस होता है, उसकी लेयर बनाई जाती है यहाँ पर। और उसके ऊपर यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली लेयर दिख रही है आपको, ये वाली, ये मेटल की लेयर होती है। एल्यूमिनियम मेटल ज्यादातर हम यूज करते हैं इसमें। और सेम ये मेटल की लेयर यहाँ पर भी होती है इस एन प्लस के ऊपर, और ये वाली मेटल की लेयर सेम यहाँ पर भी होती है इस एन प्लस के ऊपर, ठीक है। ये जो पूरा, अब एक और मेटल की लेयर नीचे भी होती है बॉडी के ऊपर। तो इस तरह से जो हमारा मॉसफेट होता है, इसके 4 टर्मिनल बन जाते हैं। ये जो मेटल की लेयर है इसके ऊपर ये जो टर्मिनल है इसे गेट कहते हैं। ये जो मेटल की लेयर है यहाँ पर जो टर्मिनल बना है एन प्लस के ठीक ऊपर, इसे ड्रेन बोलेंगे। ये हमारा सोर्स होता है, और ये नीचे ये बॉडी होती है। तो टोटल हमारा जो मॉसफेट होता है उसके 4 टर्मिनल होते हैं, गेट ड्रेन सोर्स और बॉडी, ठीक है ना। बॉडी को सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। अब ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, लेकिन ये काम कैसे करता है अब ये देखते हैं जब, वर्किंग क्या है इसकी। मैं देखूंगा शायद इसके कहीं मेरे हैंड रिटन नोट्स भी पड़े होंगे, उसमें थोड़ा मतलब बहुत आसान लैंग्वेज होगी, लेकिन मैं अभी आपको समझा देता हूँ ये सारा। ये थ्योरी है पूरा। ये थ्योरी टॉपिक है बेसिकली। पहले इसमें कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है, और थोड़ी सी इसकी बाइजिंग है, बस और कुछ नहीं। अब मैं इसकी वर्किंग समझाता हूँ आपको। बहुत सिंपल वर्किंग होती है। देखो इसकी वर्किंग करने के लिए पहले आपको वोल्टेज लगानी है,
इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। हाँ, जैसे ये इसके ऊपर ध्यान दो आप। मैं ऐसे करूंगा ना, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स इसके 1-2 दिन में बना के भेज दूंगा। अगर मुझे नहीं भी मिले तो मैं बना के भेज दूंगा। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब लिखा होगा। तो ये इसमें ये हमारे पास ये पी टाइप मटेरियल था हमारा। इसके नीचे जो ये हमने मेटल लगा के टर्मिनल बनाया था, इसको हमने कहा था बॉडी। बॉडी को ग्राउंड कर दो सबसे पहले। सबसे पहला काम क्या करो कि जो बॉडी वाला टर्मिनल है बी, उसे कर दो ग्राउंड। सबसे पहला स्टेप। 1 मिनट, ये यहाँ पर 1 मिनट रुको। हाँ, यहाँ से वर्किंग समझाता हूँ। अब सही है। इस डायग्राम से समझनी है हमें वर्किंग। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, जो ये बॉडी वाला टर्मिनल था इसको आपने ग्राउंड कर दिया। ये ग्राउंड हो गया। उसके बाद ये जो N+ वाला रीजन है, इसके ऊपर भी ये मेटल लगी हुई है, यानी कि ड्रेन। इसको आपने एक ये बैटरी से कनेक्ट किया। ये जो बैटरी है, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने इसके साथ जोड़ा, यहाँ पर N+ के साथ। तो इसे हम कहते हैं जी, ये आपने VDS यानी ड्रेन VDS वोल्टेज आपने यहाँ पर अप्लाई कर दी। VDS मतलब ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और जो ये वाला टर्मिनल है हमारा सोर्स, जो मैंने आपको बताया था, ये N+ के ऊपर, इसको ग्राउंड कर देंगे ग्राउंड। और जो ये बीच की लेयर होती है वाली ऑक्साइड लेयर के ऊपर जो हमने मेटल लगाई थी, जिसे हम गेट कहते हैं, इस गेट के साथ हमने एक पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट कर दी, VGS। ठीक है, ये वाली वोल्टेज VGS। अब क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही आपने यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की, तो ये देखो, ये प्लस 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 आ गया। यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने से, VGS अप्लाई करने से यहाँ पर ये प्लस प्लस आ गया। जब ये प्लस प्लस यहाँ पर आ गया, तो इसने अपने अपोजिट चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। इसके नीचे जो आपको ये शेड शेड दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये देखो यहाँ हिंदी ये मैंने लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड नियर गेट, यानी गेट के पास इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए। जैसे आपने ये वोल्टेज गेट वोल्टेज अप्लाई की, पॉजिटिव के अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का झुंड लग गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए इधर इस जगह पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ये इसे बोलते हैं चैनल। ये हमारा एक कंडक्टिंग चैनल बन गया कि आपने एक वोल्टेज यहाँ अप्लाई की, उसको अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर एक कंडक्टिंग चैनल स्टैब्लिश हो गया। तो अब इस चीज को आप समझो कि जो ये मिनिमम वोल्टेज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा इस गेट के ऊपर, टू प्रोड्यूस दिस चैनल, इस चैनल को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम वोल्टेज जो मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, उसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो चैनल बना है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ चैनल है। इसलिए इस पूरी डिवाइस को, ये पूरी की पूरी डिवाइस हमारी N चैनल मॉसफेट कहलाती है, यानी NMOS कहलाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का चैनल है। दैट्स वाई ये पूरी डिवाइस हमारी NMOS डिवाइस कहलाती है, यानी N चैनल MOSFET मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमने सीख देखा कि ये वोल्टेज अप्लाई करने से चैनल बनता है। ठीक है, ये चीज हमने अभी सीख ली। उसके बाद क्या होता है, अब जैसे ये वोल्टेज आप यहाँ अप्लाई करते हो, ये पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि चैनल बन चुका है यहाँ। चैनल मतलब एक रास्ता। ठीक है ना, चैनल का मतलब है कि एक रास्ता बन चुका है यहाँ पर, एक कंडक्टिंग चैनल बन चुका है। तो करंट के जाने का रास्ता तैयार है। तो अब इस बैटरी में से करंट निकलेगा और यहाँ से होते हुए सोर्स तक जाएगा। ठीक है ना, तो ये ड्रेन की जो बैटरी है, ये वाली VDS, इसमें से करंट निकलेगा, ID का करंट होगा, इसे ड्रेन करंट कहते हैं। ये करंट इस चैनल के थ्रू होते हुए यहाँ से सोर्स की तरफ जाता है। कब जाता है, जब आप यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करते हो। थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं जाएगा। तो यानी कि अगर हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज हटा दें तो ये करंट बंद हो जाएगा। यानी कि जो मॉसफेट है एक तरह के स्विच की जैसा होता है ये। यानी कि जैसे ही आप यहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करोगे, स्विच ऑन हो जाएगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज हटा दोगे, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी ये मॉसफेट होते हैं, ये डिजिटल लॉजिक गेट्स बनाने के काम आते हैं, क्योंकि डिजिटल लॉजिक गेट सारे ऑन ऑफ के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, जिसमें हम स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। ऑन ऑफ मतलब 0 1, ऑन करना यानी 1,
1 अप्लाई कर देना, ऑफ करना यानी 0 अप्लाई कर देना। तो जितने लॉजिक गेट्स बनते हैं वो सब इस मॉसफेट के यूज करके बनाए जाते हैं, क्योंकि ये स्विच का काम करता है। यहाँ से स्विचिंग होती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगाने से ऑन हो जाता है, हटाने से ऑफ हो जाता है। तो ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। ये मैं आपको लिख कर भेजूंगा, देखना आपको क्या समझ आता है पढ़ के, बाकी मैं लिख कर भेजूंगा आपको, क्योंकि आपको एग्जैक्ट जो याद करना है वो पता चल जाएगा। उसके बाद ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़े एडवांस लेवल के कंसेप्ट है, इसमें हमें नहीं जाना नीचे वाले डायग्राम में। उसके बाद ये इसका लॉजिक सिंबल है, ये आप याद रख लो, 2 तरह के हमारे मॉसफेट होते हैं, मतलब ये एक ही तरह का मॉसफेट है। इसमें ये जो इसका लॉजिक सिंबल है, ये वाला, इसमें ये 4 टर्मिनल यहाँ पर दिखाए हुए हैं आपके, ड्रेन, गेट, जैसे मैंने आपको फिजिकल स्ट्रक्चर में बताया था अभी, ड्रेन, गेट, बॉडी, ठीक है। जनरली जब हम इसका लॉजिक सिंबल बनाते हैं तो हमें फिर सीधा हम ये बॉडी को हटा भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी तो बेसिकली ग्राउंड ही करनी होती है, तो उसको हम दिखाएं या ना दिखाएं कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है पेपर में जब आएगा, तो जब भी हम इसकी वर्किंग समझाएंगे तो हमें इसकी VI यानी वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक भी बतानी होती है। ये आप याद रखना, 2 तरह की वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे मॉसफेट की। अभी ये देखो पिछला डायग्राम से समझ आएगा। ये जो पिछले पेज पर ये डायग्राम था ना, इसमें हमने ये देखा था कि ये वोल्टेज है VDS और करंट है ID। अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बना दूं, ये वोल्टेज कौन सी, VDS और ID के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसे बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। जब आप ग्राफ इन दोनों के बीच में बनाओगे, ID और VDS के बीच में जब आप ग्राफ बनाओगे, तो उस टाइम आपको VGS को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। तो ID और VDS के बीच में जो ग्राफ बनता है, यानी इस वोल्टेज में और इस करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, और उसमें हमें इसको कांस्टेंट रखना है, VGS को, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी बनती है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अगर मान लो मैं इस VGS और इस ID के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, VGS और ID के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, इन दोनों के बीच में, कीपिंग VDS कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखना, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अब सबसे पहले मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको कि VDS और ID के बीच में ग्राफ कैसा है। ये देखो, ये ग्राफ होता है, देखो VDS और ID के बीच में, इसे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ये वाला। इसमें इस एक्सिस पर हमने लिया VDS, ठीक है, और ये, अच्छा, इस एक्सिस पर हमने ले लिया, इस एक्सिस पर हमने ले लिया VDS, ठीक है ना, वही जो बैटरी मैंने उधर ट्रेन के ऊपर अप्लाई की थी। और इस एक्सिस पर मैंने ले लिया ID, और VGS की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, मान लो VT+4, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज में 4 ऐड कर दो, इतनी वोल्टेज मैंने VGS की फिक्स कर दी। तो उस टाइम आप ये देखो, जैसे जैसे हम इस VDS को बढ़ाएंगे, VDS को बढ़ाने से ID लीनियरली बढ़ता है। पहले तो देखो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ग्राफ, लीनियरली ग्रो कर रहा है, मतलब यहाँ ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है शुरू में, इसलिए इसे ओमिक रीजन कहते हैं। जहां पर ये ग्राफ शुरू में स्ट्रेट लाइन होता है VD वर्सेस ID का, दैट इज कॉल्ड ओमिक रीजन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, ओम्स लॉ फॉलो करता है। लेकिन जब आप ये वोल्टेज बढ़ा देते हो, ठीक है ना, ये इसकी एक लिमिट होती है, VGS माइनस VT, इससे ज्यादा कर देते हो जब आप वोल्टेज, मतलब ये वाला पार्ट, VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT, तो सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यानी कि अब आप जितना भी VDS बढ़ाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ID कांस्टेंट रहेगा, सैचुरेशन रीजन बोलते हैं इसको, ये लिखा हुआ है। अब ये तो एक ग्राफ है जब आपने VGS को इतना फिक्स किया VT+4 करके। ऐसे ही दूसरा ग्राफ बन सकता है, जब आप VGS को VT+3 करोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जब आप VGS को VT+2 करोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और जब आप इसको VT से भी कम कर दोगे, जैसे ये देखो यहाँ लिखा है, VGS को मैंने VT से भी कम कर दिया, तो फिर ये एक्स एक्सिस पर ग्राफ आ जाएगा, इसे बोलते हैं कट ऑफ रीजन।
तो इसमें 3 रीजन होते हैं, ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन और ये सबसे नीचे ये वाला रीजन होता है कट ऑफ रीजन। इससे हम पिंच ऑफ रीजन भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा जो मैंने आपको बोला था कि ग्राफ हमें बनाना था। जैसे मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, ये जो मुझे दूसरा इसमें वी आई ग्राफ बनाना है वो ये VGS और ID के बीच में बनाना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो वो ग्राफ ये रहा, ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ को हम ऐसे बना रहे हैं, इस एक्सिस पर मैंने ले लिया VGS यानी गेट सोर्स वोल्टेज, और इस एक्सिस पर मैंने ले लिया ID। अब आप खुद सोचो, ये जो VGS कौन सी वोल्टेज थी? ये वो वोल्टेज थी जो आपने गेट पर अप्लाई की थी। ठीक है, अब गेट पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चैनल बनाने के लिए मिनिमम मुझे इतनी वोल्टेज चाहिए, VT। इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब तक मैं इतनी वोल्टेज नहीं अप्लाई करूंगा करंट स्टार्ट नहीं करेगा फ्लो करना। तो जैसे ही मैं ये वोल्टेज VT से बढ़ाता हूँ तो ग्राफ पैराबोलिकली बढ़ता है ऊपर की तरफ, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? हमेशा VT से, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, उससे कम कोई करंट नहीं मिलेगा। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका ये फॉर्मूला जरूर याद रखना कि जो ID आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है, ये ID आपका हमेशा ये होता है K टाइम्स VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। जैसे मैंने बोला था ना पैराबोलिक ग्राफ है, तो इसलिए ये होल स्क्वायर आता है यहाँ पर। VGS का स्क्वायर मतलब VGS माइनस VT का स्क्वायर करोगे तो ID मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर एक होल स्क्वायर आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इसके भी मैं फिर भेजूंगा नोट्स आपको। अब इस पर बेस्ड कुछ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला तो नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको जो ये मैंने मॉसफेट पढ़ाया इसे बोलते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ये न्यूमेरिकल ये वाला नहीं करवा रहा मैं, जो सोल्ड एग्जांपल है इसमें ये यूजलेस है, ये न्यूमेरिकल। ठीक है ना, ऐसा कभी भी नहीं आता पेपर में। ये जैसा ये है पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो ये जो हमने मॉसफेट अभी पढ़ा था इसको ही एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट कहते हैं। एनहांसमेंट वर्ड का मतलब होता है कि जिसमें कोई चैनल पहले से नहीं होता। अभी आपने देखा था ना मैंने जब आपको समझाया कि जब आपने गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई की तो उसके बाद वो चैनल फॉर्म हुआ। ठीक है ना, उससे पहले कोई चैनल नहीं था वहां पर। तो इसलिए ऐसे मॉसफेट को हम क्या नाम देते हैं कि भाई ये आपका एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है। एनहांसमेंट है क्योंकि उसमें चैनल पहले से नहीं है, चैनल आप बनाओगे बाय अप्लाइंग द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, तो ये वही चीज है जो मैंने बताई थी आपको, कोई चैनल ऑलरेडी यहाँ पर कुछ है नहीं है। यहाँ देखो कोई चैनल नहीं है, जब गेट पे वोल्टेज लगेगी तो चैनल बनेगा। तो ये हमारा होता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है ना, ये जो है ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ आपको। मतलब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ करने की जरूरत नहीं है, ये पी चैनल के लिए है बेसिकली। हमें सिर्फ एक ही चैनल वाला हमें बताना जरूरी है, एन चैनल का। क्योंकि वो पी चैनल और एन चैनल दोनों कभी नहीं आएंगे पेपर में, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल होता है। वो अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ एक एन चैनल के ग्राफ बनाने हैं, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए 2 ग्राफ, बस वही करने हैं आपको, ये पी चैनल वाले नहीं करने। इसके बाद आपका ये आ जाता है दूसरे कैटेगरी होती है मॉसफेट की, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डिप्लीशन ऐसा मॉसफेट जिसमें चैनल पहले से बना हो। जैसे देखो मैं यहाँ जूम कर देता हूँ, ऐसा मॉसफेट जिसमें ये देख रहे हो आप, ये जो आपको ये दिख रहा है चैनल, ये पहले से ही बना बनाया चैनल है, फैब्रिकेटेड चैनल है।
मतलब अगर आप यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो बिना यहाँ गेट पर कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगाए करंट आराम से जाएगा, क्योंकि चैनल पहले से बना हुआ है, कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मॉसफेट को हम कहते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। इसके बाद अब आपको इसमें कैसे फिर हम इसको कट ऑफ करते हैं, तो इसमें उल्टा होता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दूं, मान लो ये माइनस माइनस दिख रहा है आपको, अगर मैं उल्टी पोलैरिटी यानी नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर दूं तो ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। नीचे जो एन टाइप का चैनल है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर भाग जाएंगे यहाँ से दूर, जिससे कि वो चैनल डिप्लीट हो जाएगा। डिप्लीट होना यानी खाली हो जाएगा। जब ये चैनल डिप्लीट हो जाएगा तो अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, तो करंट कट ऑफ हो जाएगा, फिर करंट आगे जाएगा ही नहीं, करंट जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है उसमें हम कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज ना लगाएं तो भी करंट फ्लो करता है, क्योंकि चैनल बना बनाया है। तो फिर उसे कट ऑफ कैसे करते हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में यानी उल्टी पोलैरिटी की वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट के ऊपर टू मेक द करंट जीरो। तो अब इस केस में उसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे जितनी वोल्टेज आप नेगेटिव यहाँ अप्लाई करोगे टू मेक द करंट जीरो, उस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, वो इस डिप्लीशन की थ्रेशोल्ड वोल्टेज मानी जाएगी। करंट को जीरो करने के लिए जो वोल्टेज आप दे रहे हो वो अब की बार आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। जबकि एनहांसमेंट में क्या था, जो आप करंट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो आप वोल्टेज देते हो गेट के ऊपर करंट को स्टार्ट करने के लिए, वो आपकी होती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी करंट को चैनल को बनाने के लिए, चैनल को इस्टेब्लिश करने के लिए जो वोल्टेज मैं दूंगा वो आपकी होगी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में करंट को रोकने के लिए नहीं, चैनल को खाली, चैनल को डिप्लीट करने के लिए जो वोल्टेज मैं दूंगा वो मेरी थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बस यही पढ़ना है आपने, ज्यादा इसके अंदर और डीप में नहीं जाना। कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ MOSFET इज देयर, एनहांसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप, व्हाट आर द डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। बाकी इसकी जो एडवांस स्टडी होती है, देखो वो हमारा एक स्पेशल अलग से एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम VLSI कहते हैं। VLSI एक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में होता है ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ही मतलब वो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर इसकी ईच एंड एवरी डिटेल और इसकी डेरिवेशन सारी उसमें करवाई जाती है मॉसफेट की। तो ये कुछ VI ग्राफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा अब आप इनके जो डिफरेंस, ये सब कुछ नहीं करना आपने। एक तो ये एप्लीकेशन पढ़ लेना आप, FET के क्या एप्लीकेशन है, और ये जो कंपैरिजन है ये जरूर पढ़ना आप कि आपका JFET और MOSFET जो दो तरह के FET होते हैं उनका आपस में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, ये पढ़ना आपने। और ये NMOS और PMOS में क्या कंपैरिजन है ये जरूर करना है। और ये कुछ नहीं है शायद, ये कुछ आपके मतलब का नहीं है इसमें। ठीक है, तो जितना मैंने आपको मेंशन किया बस उतना ही इसमें से नोट्स में से पढ़ना है। मैं फिर बता देता हूँ मैंने क्या क्या करवाया है। ठीक है, अब कुछ नोट्स में सेंड करूंगा। मैंने देखो सबसे पहले आपको कंपैरिजन बताया, वो तो इसी में से ही करना है। ठीक है, FET और BJT का। फिर ये मॉसफेट की जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है इसके मैं रिटर्न नोट्स भेजूंगा आपको। ठीक है, और इसका जो VI ग्राफ है वो समझाया मैंने आपको, उसके भी भेजूंगा नोट्स। इसके बाद ये न्यूमेरिकल यूजलेस है, ये नहीं करना। उसके बाद फिर मैंने डिप्लीशन मॉसफेट समझाया आपको, वो भी चलो मैं भेजूंगा आपको रिटर्न में। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के ग्राफ वगैरह नहीं करने। और लास्ट में ये जो कंपैरिजन है ना डिफरेंट डिवाइसेस का और एप्लीकेशन है, ये इसी में से ही करना है PDF में से। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो इसी मतलब फिर मैं ये क्लास खत्म करता हूँ। ठीक है, फिर मैं भेज दूंगा आपको PDF। ठीक है।